गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस MCQ बेस की तीसरी क्लास में प्रश्नों के साथ में मैं उपस्थित हूँ। पिछली दो क्लासें जैसा कि मदन सर ले रहे थे, और आपको बता देता हूँ कि मदन सर की तबीयत काफ़ी ख़राब होने के कारण अभी वो छुट्टी पर गए हैं, और जब तक वो लौटते हैं तब तक जो है इन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके साथ में उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी पूरी तैयारी के साथ में होंगे, और प्रश्नों को लेकर के हम आज की क्लास जैसी भी है उसके नेक्स्ट टाइम से 3 लेवल के प्रश्नों के साथ में हम बातचीत करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न आपको जो है बिल्कुल सामान्य से होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ हार्ड लेवल के होंगे। क्योंकि मनोविज्ञान में प्रश्नों का लेवल जो है, प्रश्नों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले की अपेक्षा काफ़ी गहराई से प्रश्न आने लगे हैं, तो हम काफ़ी गहराई तक पहुंचने का भी प्रयास इन प्रश्नों में करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं, और आज की शुरुआत में हमारा जो प्रश्न है वो आपके सामने आ रहा है। प्रश्न जो है उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न जो होगा उसका जवाब कोशिश आपको भी करनी है क्या हो सकता है देने की, और फिर उसका सही आंसर क्या, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है आपके सामने ये वाला। अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? किसे अभिवृद्धि में जो है हम मान सकते हैं इनमें से मानसिक प्रकार के पक्ष को अभिवृद्धि की श्रेणी में लेंगे, शारीरिक पक्ष को लेंगे, अचेतन मन को लेंगे, या इन सभी को लेंगे? तो सामान्यतः जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता, अपना अपना एक सोच होता है। उसी प्रकार से हमारे डेवलपमेंट के अंदर भी जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसके अनुसार जब हम सोचते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारा जो प्रश्न है कि अभिवृद्धि में किस पक्ष को लेकर के हम अध्ययन करते हैं, कौन से पक्ष को? तो यहाँ पर हमें इन पक्षों में से उस पक्ष के बारे में देखना है। काफ़ी लोगों ने एकदम सही जवाब इसका दे भी दिया है। दीपक कुमार ने दे दिया है, इसी प्रकार से विक्की तिवारी का सही जवाब है, हेमा ने, भूमिका का सही जवाब है, आशा यादव ने सही जवाब दिया है, विमला, कंचन, लव सिंह, पुष्पेंद्र, मुकेश और सुमन राव, आप लोगों ने सही इसका जवाब अब तक दिया है। और इसलिए दिया है कि आपको अच्छी तरह से पता दोस्तों, जब हम बात अभिवृद्धि की करते हैं तो अभिवृद्धि के क्षेत्र में हमारे शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन आते हैं। शारीरिक अंगों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, अंगों में परिवर्तन, उनको हम अभिवृद्धि के रूप में जानते हैं। और शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन जिनको हम अभिवृद्धि के रूप में जानते हैं, जैसे कि हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, ये अपने आप में जो है अभिवृद्धि होती है। फ्रैंक नामक विद्वान ने लिखा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि होती है। इसका मतलब कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है तो हमारे शारीरिक पक्ष को लेकर के वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर? शारीरिक पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक पक्ष को लेकर के। दूसरा हमारा प्रश्न है ये वाला। सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए करते हैं। सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए करते हैं, ये कथन किसका है? कौन से विद्वान ने ये विचार दिया है कि हमारे शरीर में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? जब आकार या भार में वृद्धि होगी, उसी स्थान पर हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो 4 विद्वान हमारे पास में, फ्रैंक, स्किनर, वॉटसन और सोरेनसन। तो किसके द्वारा ऐसा बोला गया है, किस विद्वान के द्वारा ये विचार दिया गया है? तो देखो, इसमें काफ़ी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन सही जवाब अब तक दिया है एक तो नवरत्न मीणा ने। नवरत्न मीणा का सही जवाब आया है, उमा शर्मा, उसके बाद में लीलाधर पंवार ने सही जवाब दिया है, संग्राम का सही जवाब है, और बाबू ने सही जवाब दिया है, सोहन राम का सही जवाब है। आप लोगों ने अब तक इसका सही जवाब दिया है। कुछ लोग इसमें जो है थोड़ी सी त्रुटि भी कर रहे हैं। ठीक है, राजन परमार का सही जवाब है, और किरण शर्मा का सही जवाब है, ज्योति सेठी, मुकेश और देव का भी सही जवाब है। दोस्तों,
ये जो विचार है ना, सामान्य अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग आकार व भार के लिए होता है। इस विचार की यदि हम बात करें तो ये विचार देने का श्रेय जाता सोरेनसन को। सोरेनसन ने जो है ये विचार दिया है। फ्रैंक ने कहा था कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने, सबसे ज़्यादा लोगों ने ए आंसर दिया है, जबकि ए आंसर तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी है कि फ्रैंक नामक विद्वान ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है, जबकि यहाँ पर इन्होंने कहा है आकार व भार में वृद्धि। तो आकार व भार की बात आए तो अपना आंसर सोरेनसन होगा, और यदि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की बात आती है तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रैंक होगा। तो थोड़ा सा अपने को विचार करना, प्रश्नों का उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है। काफ़ी लोगों ने सही भी आंसर दिया, ऐसा नहीं है, पर सही आंसर देने वाले लोग 50% थे। हम चाहते हैं कि 100% लोग सही आंसर दें। यहाँ हम 100% सही जवाब देंगे तो ही जाकर के हम अपनी मूल परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है दोस्तों आपके लिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, बिल्कुल आपने सही दिया है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है अगला आपके लिए दोस्तों, निम्नांकित रूप से अभिवृद्धि की विशेषताएं हैं। इनमें से अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या हो सकती है? विकास का एक हिस्सा है, अभिवृद्धि भौतिक है, अभिवृद्धि मूर्त है, और उपयुक्त सभी। तो क्या हो सकता है? आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर, बताना भाई क्या कमेंट है ये। और नीचे और बाकी बढ़ाओ। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर पूरक निर्भर सहयोगी है। आनुवंशिकता और वातावरण आपस में एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। विकास जो होता है वो विकास आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, अपने आप में गुणनफल होता है, यानी वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो दोनों की बराबर अपनी महत्ता है। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का जवाब जो है देने वालों में लक्ष्मी राजावत है, विश्राम है, दिव्या चौहान है, किरण बाला, राम सिंह चौधरी, प्रतीक वैष्णव, और उसके बाद में नेक्स्ट सही जवाब देने में प्रताप है, प्रतिभा रेवाड, मीनू चारण, जितेंद्र यादव, हिमानी, आप सबने इसका सही जवाब दिया है। जितेंद्र का भी सही जवाब है। देखो, आप सब लोगों ने जो सही जवाब दिया है उनमें एक और सही जवाब अपने को मिला है, और ये सही जवाब है मुकेश कुमार का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि जो अभिवृद्धि होती है फाइनली वो विकास का हिस्सा तो है ही है, क्योंकि विकास जो होता है उसमें हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक सभी पक्षों को शामिल करते हैं, और सारे पक्षों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को मिला करके हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, फाइनली विकास का हिस्सा तो है ही है, शारीरिक पक्ष होने। दूसरा, अभिवृद्धि भौतिक होती है। भौतिक का मतलब जैसे हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारे अंगों का आकार बढ़ रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही है, तो ये सब भौतिक चीज़ें हैं। ये सब क्या होती है? भौतिक होती है। लंबाई है, हमारा वजन है, हमारी कोशिकाएं हैं, भौतिक होती है। इसलिए भौतिक प्रकार से भी हम इसकी विशेषता को समझ पाएंगे। और मूर्त का मतलब होता है जो प्रकट रूप में दिखाई दे। एक व्यक्ति की लंबाई कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई। एक छोटा बालक होता है उसकी लंबाई कम होती है, फिर वो बड़ा होता है तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई का बढ़ना कौन से स्वरूप को दर्शा रहा है? उसके मूर्त स्वरूप को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास एक हिस्सा है, विकास का हिस्सा है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि भौतिक है और अभिवृद्धि मूर्त होती है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ये सभी विशेषताएं जो दी गई है ये अभिवृद्धि की विशेषताएं हैं। तो अभिवृद्धि की विशेषताओं में इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और ये प्रश्न है, देखो, एक तो प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें ना। मिस्टर राजन, आपका भी नाम लेंगे, चिंता मत करो, सबका नाम लेंगे, ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसका नाम नहीं आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, पर आएगा जरूर। और यहाँ का नाम नहीं, मैं तो आपका नाम चाहता हूँ कि रीट की परीक्षा और रिजल्ट आए उसमें आपका नाम आए, उसमें भी टॉप मोस्ट नाम आए, सबसे पहले आपका नाम आए।
चलिए, तो बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था का, किशोरावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास में कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, इसको लेकर के आपको बताना, इसमें से क्या होगा, ए, बी, सी और डी में से। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे दिनेश कुमार ने जवाब दिया है, ओम प्रकाश ने जवाब दिया है, उसी प्रकार से जो है राज ने जवाब दिया है, और भी काफ़ी लोग हैं जिनका जो जवाब जो है मिल रहा है। रमेश ने जवाब दिया है, डेनू ने जवाब दिया है, हरिंदर ने जवाब दिया है, जाह्नवी ने जवाब दिया है, और बाकी सबको भी इसका जवाब आ रहा है दोस्तों। कि हम बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का हम अध्ययन करते हैं। बाल विकास जो है एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम बालक का विकास जो है उसका अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था में उसका कैसे विकास होता है, गर्भावस्था में उसमें कौन कौन सी स्टेज होती है, शैशवावस्था में कैसे विकास होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है, इन सबको मिलाकर के हम अध्ययन करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, बाल विकास में इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपके लिए ये वाला, और अगला प्रश्न है इसमें, बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किया। बाल विकास को लेकर के सबसे पहले परिभाषा देने का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंक को जाता है, वॉटसन को जाता है, बर्ग को जाता है और सोरेनसन को जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर इसका होगा? कौन से विद्वान इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने बाल विकास को लेकर सबसे पहले अपना विचार दिया होगा, अपनी परिभाषा दी होगी? अंकुश गोदारा, देवेंद्र कुमावत, जाह्नवी, संदीप राजपूत, कमलेश कुमारी, और इसके बाद में जो है रंजना परमार, हेमलता जाट, और इसके बाद में जो है तेजल चौधरी, मीना चौधरी, अवनी। आपने इसका जवाब दिया। 20-20 में कुछ लोगों के गलत भी जवाब इसमें आ रहे हैं। गलत जवाब होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार समझने के बाद में हमारा जवाब गलत नहीं हो, समझने के बाद में हमें परफेक्ट उसका पता हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सुनील का सही जवाब है, सरोज का सही जवाब है, शुभम, राज पुरोहित और विवेक कपूर का भी सही जवाब है। आप सबका मानना है कि सबसे पहले ये जो परिभाषा दी गई थी ये बर्ग के द्वारा दी गई थी। बर्ग पहले विद्वान थे जिन्होंने जो है बाल विकास को लेकर के परिभाषित किया था, और बर्ग महोदय के बाद में कई और विद्वानों ने भी बाल विकास को लेकर के परिभाषित किया। पर हमें यहाँ पर ये मूल रूप से ध्यान में रखना है कि बाल विकास जो है उसके संदर्भ में यदि पहली बार, बाल मनोविज्ञान को लेकर के बात नहीं यहाँ पर, यहाँ बाल विकास को लेकर के, तो बाल विकास को लेकर के यदि पहली बार किसी ने विचार दिया तो किसने दिया? बर्ग महोदय ने। नेक्स्ट अपना प्रश्न है दोस्तों ये, बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? यानी बालकों के विकास के संदर्भ में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन थे? किनको हम ये मानते हैं कि जिन्होंने बालक के विकास को वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले पढ़ा, या वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपने विचार जो है बालकों के संदर्भ में अभिव्यक्त किए? बर्ग ने, क्रो, जॉन लॉक और पेस्टोलॉजी। तो इसका जवाब भी निश्चित रूप से जो है आपको ठीक प्रकार से आ रहा होगा। बिल्कुल, देखो इसका सही जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। थोड़ा सा सोचिए, सोच करके जवाब देने का प्रयास कीजिए। सुनिश्चित रूप से जो है आएगा। सीमा चौधरी ने, सतीश कुमार फुलवारिया, सुषमा और सुधा ने जो है अब तक सबसे सही जवाब दिए हैं, और आपने जवाब दिया है मित्रों पेस्टोलॉजी। और आपको पता है पेस्टोलॉजी ही दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1774 ईस्वी में क्या किया था? 1774 ईस्वी में अपने स्वयं के ही 3.5 वर्षीय बालक जो था उसका अध्ययन करके बेबी बायोग्राफी प्रस्तुत की थी। यानी इनके द्वारा एक लेख लिखा गया था, बेबी बायोग्राफी। ये जो बेबी बायोग्राफी थी, ये बेबी बायोग्राफी पहला ऐसा लेख था जिसमें एक बालक के विकास को लेकर के, कैसे वो डेवलपमेंट को प्राप्त करता उसको लेकर के वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया था। और बाद में यही बेबी बायोग्राफी जो है बाल मनोविज्ञान के जन्म के लिए या बाल मनोविज्ञान की विषय वस्तु के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण लेख साबित हुआ। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि पहली बार
बालक के विकास को लेकर के वैज्ञानिक प्रकार का अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता, अगर ये पूछा जाता है तो ध्यान रखना है पेस्टोलॉजी को ये श्रेय सबसे पहले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेबुला रासा क्या है। टेबुला रासा क्या है? देखो टेबुला रासा एक शब्द है जिसका प्रयोग किया गया और ये इस शब्द का प्रयोग जो है किस स्तर के लिए या किस विचार के लिए किया गया था, ये यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जॉन लॉक एक ऐसे विद्वान थे, जॉन लॉक, जिन्होंने एक विचार दिया था जॉन लॉक ने कि बालक का जब जन्म होता है तब उसका मस्तिष्क जो होता है वो कोरे कागज़ के समान होता है। बालक का जो मस्तिष्क होता है वो किसके समान होता है? कोरे कागज़ के समान होता है, खाली कागज़ के समान होता है, खाली स्लेट के समान होता है, या फिर मोम के समान होता है जिसको आप कुछ भी जो है ढाल सकते हो, किसी भी दिशा उसको दे सकते हो, कोई भी दिशा में उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह का विचार उन्होंने दिया था और इनके लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था उसको किस नाम से जानते हैं? टेबुला रासा के नाम से जानते हैं। तो खाली स्लेट के रूप में बालक का मस्तिष्क होता है, कोरे कागज़ के समान बालक का मस्तिष्क होता है। बालक जो होता है एक प्रकार से मोम के समान होता है जिसको कोई भी आकार आप दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेबुला रासा किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? उपयुक्त सभी के लिए लिया गया है, मोम के समान के लिए भी, कोरा कागज़ के लिए भी और खाली स्लेट के लिए भी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आता है ये वाला। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, पेस्टोलॉजी ने और जॉन डीवी ने। तो यहाँ पर अपने को सही आंसर देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि दो आंसर तो हमारे, दो विकल्प तो वैसे इसमें दूर हो रहे हैं, पेस्टोलॉजी और जॉन डीवी, ये तो भारतीय है ही नहीं। अब अपने पास में जो बचते हैं वो दो ऑप्शन बचते हैं, अपने पास में अब दो ऑप्शन बचते हैं, इन दो में से अपने को कोई एक सही जवाब देना है। तो स्वामी विवेकानंद ने इसका समर्थन किया कि महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया? दोनों में से किसके द्वारा इसका समर्थन किया गया? इसके लिए कोई जवाब आपकी तरफ से है तो फटाफट से बताइए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 4H क्या होता है और किस तरह से भारतीय परिवेश में इसका समर्थन किया गया। तो इसके लिए जो है ईशानी का सही जवाब है, पुष्पेंद्र ने भी इसका सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस लगा दो, ज्योग्राफी की लाइव क्लासेज जो है चल रही है, उसके लिए भी आप देखिए, आपके टाइम टेबल में आया होगा है ना, MCQ बैच जो उसमें निश्चित रूप से क्लास चल रही होगी। चंद्रेश गौतम, राम सिंह चौधरी, कल्पना, नरेश कुमार डामोर और दीपक नीनामा, आपने इसका सही जवाब दिया है। अब तक के सही जवाब देने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है महात्मा गांधी के रूप में, यानी गांधी जी हैं जिन्होंने 4H का समर्थन किया। 4H क्या है? 4H का मतलब इसमें 4H को लेकर के विचार दिया गया है कि ये जो 4H होते हैं जिनका एजुकेशन में बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले नंबर पर हमारा जो है हेड होता है, सिर होता है, और उसके बाद में हम इसके अंदर बात करें तो हार्ट होता है, उसके बाद में जो है हेल्थ होती है और उसके बाद में हैंड होता है। यानी कि एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में ये चार हमारे शरीर के ऐसे पार्ट हैं, चार हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो हमें सीखने में, सीख कर के व्यवहार में लाने में अपना एक बड़ा योगदान देते हैं। और इनकी परिशुद्धता, गांधी जी का तो मानना है कि इनके अंदर परिशुद्धता है, ये परिष्कृत व्यवहार में है, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। हेड का मतलब हमारा सिर है, हमारा मस्तिष्क है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हार्ट का मतलब हमारा हृदय है जहाँ से उद्गार निकलते हैं हमारे विचारों के। हेल्थ का मतलब हमारा स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद में हमारा हाथ जो है, हमारे कर्म जो हैं, हाथ से हम काम करते हैं, कर्मेंद्रिय होती है, वो हमारे एकदम परफेक्ट होने चाहिए। निश्चित रूप से हम जीवन के अंदर हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो इनका अपना बड़ा योगदान है ही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
बाल अध्ययन आंदोलन कब शुरू किया गया? 1864 में, 1872 में, 1893 में और 1898 में। किसमें किया गया? मैथ्स MCQ बैच चल रहा भाई, आप देखिए उसके अंदर टाइम टेबल में आपको मिलेगा, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, 4H का श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि भारत में जो है, भारत में इसका समर्थन किसने किया, इसलिए यहाँ पर गांधी जी का हमने लिखा है, गांधी जी ने इसका समर्थन किया। यस, तो क्या है इसका बाल विकास आंदोलन का? लक्ष्मी बोस ने और राम सिंह चौधरी, आशा प्रजापति ने जो है अब तक इसका सही जवाब दिया है, और सही जवाब बाकी लोग भी निश्चित रूप से जान रहे होंगे। बाकी लोगों के द्वारा जो सही जवाब दिए गए हैं वो सही जवाब यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन आप अपनी डायरी में इनको ज़रूर लिखें। देखो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों जो जनरली हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार जो है हम उनको भूल जाते हैं, और यदि आप उसको डायरी में लिख लोगे तो वो प्रैक्टिस रहेगी, और आप जब भी परीक्षा से पहले एक बार उनको दोहराने की कोशिश करोगे तो फटाफट से आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे, है ना। तो एक बड़ा प्रश्नों का खेप आपके पास तैयार होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है इस बात का कि ये कार्य जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में कैसे हुआ था, इसके लिए भी आपको पता होगा। अमेरिकी विद्वान थे स्टैनली हॉल। अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल जो थे, इन्होंने यहाँ पर बाल कल्याण सोसाइटी और बाल अध्ययन सोसाइटी इस तरह से दो समितियां बनाई थी, जिसमें बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण सोसाइटी, ये इन्होंने जो शुरू की थी 1893 ईस्वी में, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने बालक के विकास को लेकर के क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे बालक का डेवलपमेंट होता है, एक बालक के विकास में किन बातों का ध्यान रखिए कि उसको सही दिशा दी जा सके, देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में उसको स्थापित किया जा सके, मतलब इस तरह के बहुत सारे विचार जो थे उनको ध्यान में रखते हुए स्टैनली हॉल ने इस कार्य को शुरू किया था। इसलिए यहाँ पर आंदोलन कब शुरू हुआ इसको लेकर के प्रश्न आता तो 1893 ईस्वी में। और अगर आता है कि इस आंदोलन के जनक कौन है, जो ये आंदोलन शुरू हुआ आखिर इसके जनक कौन थे, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल थे जो इस आंदोलन के जनक थे, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर वुडवर्थ है, वाटसन है, स्टैनली हॉल और रूसो है। कौन है जिन्होंने प्रश्नावली विधि को दिया था? प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर बहुत आसानी से आपको आ रहा होगा। भाविका जैन ने इसका फटाफट से जवाब दे दिया है, क्योंकि बहुत आसान सा था। कुसुम राठौड़, आशा यादव, अंशु बिश्नोई, RK पालीवाल, आप सब ने इसका जवाब बिल्कुल सेकंडों में दे दिया है। और दोस्तों, इसका जो है विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया और वर्तमान में किसके द्वारा ये प्रश्नावली विधि काम में ली जाती है? तो यहाँ पर 3 विचार अपने को कम से कम ध्यान में रखने हैं। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में प्रश्नावली विधि देने का श्रेय जाता है सुकरात को। प्राचीन समय में प्रश्नावली विधि का विचार अगर दिया गया था तो किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा दिया गया था। और अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्टैनली हॉल, मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्टैनली हॉल के द्वारा ये कार्य किया गया था। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है वुडवर्थ को, वुडवर्थ को जाता है। अब यहाँ पर दरअसल क्या है, जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न के अंदर प्राचीन मनोविज्ञान या शिक्षा इसको लेकर के सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं आवश्यकता? क्योंकि हमारे प्रश्न के अंदर इनका तो प्राचीन मनोविज्ञान या शिक्षा तो शब्द दिया ही नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा दिया गया प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं। अब इसके अंदर से जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के अंदर अपने को ध्यान में रखना है
कि ये वुडवर्थ इसका आंसर होगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर केवल प्रश्नावली विधि के रूप में विचार दे दिया जाए तो केवल प्रश्नावली विधि के रूप में विचार देने की स्थिति में हमेशा वुडवर्थ ही अपने को मानना है, क्योंकि मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वुडवर्थ के द्वारा ही ये प्रश्नावली विधि जो है प्रतिपादित की गई थी। लेकिन स्पेशली इसमें ये लिख कर के आ जाता अभी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो फिर स्टैनली हॉल होता, या प्राचीन का लिख के आ जाता तो वहाँ पर ऑप्शन में सुकरात होता, तब हम उसको देते। एक और अपने को ध्यान रखना, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए दिए जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको एकदम प्रमाणिक रूप से जो है अनंत समय के लिए दे दिया जाता है। तो अनंत समय के लिए जिसके द्वारा दिया जाता है वो हमारे लिए प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पर भी वुडवर्थ आपको प्रधान रूप से मानना है। तो प्रश्नावली विधि कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, किसके द्वारा दी गई, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बात करें तो वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में बाल विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? भारत में बाल विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो, बाल विकास को लेकर के जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बाल विकास के संदर्भ में आपको पता है कि सबसे पहले पेस्टोलॉजी से इसकी शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में स्टैनली हॉल के द्वारा इसके लिए एक आंदोलन चलाया जाता है, और जो आंदोलन चलाया जाता है उस आंदोलन के संदर्भ में बहुत सारे दूसरे भी जो लोग हैं उनका भी सहयोग रहा, जैसे हरलोक का एक बड़ा सहयोग इसमें रहा है, टाइडमैन का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने अपने कार्य किए, उन्हीं का प्रभाव जो है स्टैनली हॉल पर आया और उन्होंने आंदोलन के रूप में चलाया। लेकिन ये अमेरिका से शुरू हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ। अब यहाँ प्रश्न जो है वो है भारत के लिए, ये अमेरिका के लिए नहीं पूछ रहा। अगर अमेरिका के लिए बात होती तो हम पेस्टोलॉजी और स्टैनली हॉल इनमें से चुनते, या फिर हम रूसों के माध्यम से चुनते। अब उनमें भी स्टैनली हॉल केवल अमेरिका के हैं, पेस्टोलॉजी जो है वो जर्मनी के हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनका भी चुनाव हम नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ भारत का देखा जाए तो आपको पता है दोस्तों, ये 3 विकल्प तो भारत के हो ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं जहाँ पर हमारा उत्तर सामने पहले से ही लिखा होता है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, हमारा आंसर ऑलरेडी सामने लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया भी है, काफ़ी लोग जो एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, कोई गलत जवाब दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसका आंसर हमारे बिल्कुल सामने है। ये तीनों लोग भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है तो अपने पास में कौन बचा भारत में? ताराबाई मोटेज व गीजूबाई बघेल, ये बचे। और यही वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने भारत देश में 1930 ईस्वी के समय सबसे पहले बाल विकास को लेकर के काम किया। और भारत देश में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, कई बार पूछते हैं आप लोग भी कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो बाल विकास की शुरुआत यदि भारत में पूछी जाती है तो 1930 में आपको बताना 1930 में हुई। और किसका सहयोग इसमें रहा? तो ताराबाई मोटेज और गीजूबाई का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिन्होंने जो है भारत देश में बाल विकास को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा भारत देश में बाल विकास को आगे बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, देखिए ये वाला। और नेक्स्ट प्रश्न है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, ये सिद्धांत प्रदर्शित करता है। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत या विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, ये सिद्धांत प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये सिद्धांत जो है समान प्रतिमान के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, निरंतरता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, विकास का सिद्धांत है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या है इसका रिजल्ट? क्या हो सकता है सही प्रकार से? यस, बताइए। बिल्कुल रमाशंकर जी ऐसा ही करेंगे। कुलदीप ने लिखा, मेरा कमेंट लेते नहीं हो। भाई तुम्हारा कौन सा कमेंट है बताइए। ज़रूर लेंगे भाई, मैं यहाँ उपस्थित आप लोगों के लिए हुआ हूँ, पता ना आप लोगों को। मैं यहाँ पर जितने पल के लिए आपके सामने हूँ, प्रतिपल आपके लिए हूँ। फ़र्क इतना है कि आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम बोलना, प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुनना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये ज़रूर है कि क्लास के बाद में आपके सारे कमेंट्स में देखूंगा और देखने के बाद में जहां मुझे लगेगा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है, कल की क्लास जब शुरू होगी पहले उसका जवाब देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगेगा कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसका जवाब आपको देना या फिर ऑलरेडी मिल गया, आपका कमेंट आया और बाद में बातों बातों में इसका जवाब मिल गया तो फिर उसको दोबारा बोलने की भी अपने को ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखिए, इसका जवाब भी आप काफ़ी लोगों ने दे दिया दोस्तों, और जहाँ तक मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 99% लोगों का एकदम सही जवाब इसमें आया है और आप सब लोगों ने जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब सीधा सीधा हो गया निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास में जब हम ये बात करते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जन्म के बाद में प्रत्येक अवस्था में होता हुआ जीवन के अंतिम पड़ाव तक होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास के लिए हमें यहाँ पर किस बात पर गौर करना है, विकास का जो सिद्धांत है वो ये कौन सा सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है विकास गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद प्रत्येक अवस्था में निरंतर रूप से चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए ये वाला, जीन को कैसी संरचना माना जाता है? जीन को कैसी संरचना माना जाता है? तो फटाफट से आप लोग भी देखिए क्या संरचना हो सकती है ये, गत्यात्मक, सामाजिक, जैविक, स्थिर। बोलिए शहनाज जी, क्या बोल रहे हैं आप? किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लिखिए ना। शहनाज जी ने लिखा, एक बार मेरा नाम ले लोगे तो धन्य हो जाऊंगी। भाई मेरे नाम लेने से धन्य हो जाएंगे तो फिर तो सभी का नाम ले लेता हूं मैं लाइन से ही। ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ाई से धन्य होंगे आप, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब आप धन्य होंगे। आप धन्य होंगे, आपके माता पिता तो धन्य है ही है कि आप जैसे होनहार बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है। तो जीन को कैसी संरचना माना जाता है दोस्तों? गत्यात्मक माना जाता है, सामाजिक, जैविक या स्थिर? तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि जीन जो है ये गुणसूत्रों से संबंधित एक संरचना होती है और इसका स्वरूप कैसा होता है इसको लेकर के यदि हम समझने का प्रयास करें तो लौंग आप अच्छी तरह जानते होंगे, लौंग तो आपने देखा ही होगा, जो सामान्यतः चाय वगैरह में डालते रहते हैं, तो एक प्रकार का मसाला होता है। तो लौंग को आपने देखा होगा दोस्तों, लौंग के ऊपर का जो भाग होता है, लौंग को आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप में एक गुणसूत्र है और उसके ऊपर की तरफ आपने देखा होगा लौंग के ऊपर छोटे छोटे पत्ते से लगे होते हैं। तो छोटे छोटे से पत्ते से लगे होते हैं ना ऊपर गोल वाले भाग के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र के साथ में जीन होते हैं, गुणसूत्र के साथ में जीन होते हैं और ये हमारे आनुवंशिक गुणों के मुख्य वाहक होते हैं। हमने पढ़ा है, निश्चित रूप से पढ़ा है कि एक सिद्धांत हमारा आता है बीज कोष का सिद्धांत। उस बीज कोष के सिद्धांत में ये माना जाता है कि जीवन निरंतर रहता है और जीवन निरंतर रहता है और सबसे बड़ी बात है कि गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से संतानों के अंदर जो है जो विशेषताएं जाती है उनको स्थिर रखने के लिए, जैसे चूहे की पूंछ काटने के बाद भी अगली पीढ़ी में पूंछ वाला चूहा पैदा हो रहा है, या कैसी भी पीढ़ी आ जाए, मतलब कई पीढ़ी आ जाए तो भी वो पूंछ वाला ही चूहा पैदा हो रहा था, जैसे कि प्रयोग किया गया बीजमैन के द्वारा। तो इसका मतलब जो जीन है उनके माध्यम से जो विशेषताएं हैं वो स्थिर रूप से आगे बढ़ रही है, स्थिर रूप से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जीन खुद अपने आप में क्या है, एक स्थिर व्यवस्था है जो हमारे गुणों को आगे से आगे स्थिर बनाए रखती है, आगे से आगे वो गुण हमारे बने रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दे भी दिया है कि ये स्थिर व्यवस्था है। इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर जीन कैसी संरचना पूछा गया, कैसी संरचना, ये मतलब कार्य कैसे करता है ये पूछा जाता तो गत्यात्मक रूप से कार्य करता है, ये हो सकता था। जीन का कार्य कैसा है तो भी गत्यात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे संरचना पूछी गई है। तो संरचना क्या है, स्थिर है और स्थिर होने के कारण ही
पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे से आगे गुणों का स्थानांतरण होता है तो उसी प्रकार के यानी मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, पक्षी के पक्षी पैदा होता है, और वो हमारे ऐसे कैसे लक्षण उसके अंदर बने रहते हैं जीवन की निरंतरता के कारण, जनन द्रव्य के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना स्थिर। और अगला हमारा है ये प्रश्न, कोलोस्ट्रम क्या है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलोस्ट्रम क्या है, कभी कभी ऐसा अपने को पूछा जा सकता है। तो बालक का रोना होता है, बालक का चलना होता है, माँ का पहला दूध होता है, बालक की जैविकीय संरचना होती है। तो क्या होता है इसके लिए तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जो है इसका जवाब दें। पहले आपने परिष्कार में पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उत्कर्ष में हूँ और उत्कर्ष के माध्यम से अपने को पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है प्रश्न नंबर 14 का। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक बार फटाफट से जवाब देंगे तो शायद हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग भी जो है इस पर अपना दिमाग लगा पा रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब पता होगा भी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं भी होगा। एक क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न भी हमारे इस प्रश्नावली में बीच बीच में आते रहेंगे जो हो सकता है हमने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो। दरअसल ऐसे प्रश्न देने इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो मूल एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको पता है 10-5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कभी भी आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और क्लास में भी सामने नहीं आए होंगे और किसी बुक में भी आपने आसानी से नहीं पढ़े होंगे। जब ऐसे प्रश्न कभी कभी परीक्षा में आते हैं तो फिर हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर भी हर रोज़ कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, हर रोज़ जो प्रश्न जो है मैं लेकर के आऊँगा तो उनमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो पहली बार ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, हम यही उनको देखेंगे। लेकिन वो इसलिए देखेंगे कि फिर ऐसे प्रश्न बार बार करने से आपकी हैबिट हो जाएगी और परीक्षा में भी आप जो है उसके बारे में पॉजिटिव सोच पाएंगे, सकारात्मक सोच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें देखो काफ़ी लोगों ने, प्रियंका शर्मा ने इसका सही जवाब दिया है, किरण ने जवाब दिया है इसका सही, मनीषा चौधरी का सही जवाब है, सुमन चौधरी का इसमें सही जवाब है। बाकी काफ़ी लोग और भी इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक जो जवाब मिले उनमें से इन लोगों का सही जवाब है। दोस्तों ध्यान रखना आपको कि कोलोस्ट्रम जो होता है ये माँ का पहला दूध होता है। क्या होता है? माँ का पहला दूध होता है। जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में माँ का जो पहला दूध होता है जो सामान्य दूध से कुछ गाढ़ा होता है और ये एक प्रकार से बालक के लिए संजीवनी होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, माँ का पहला दूध बालक के लिए संजीवनी होता है। बालक को माँ का पहला दूध जो पिलाते हैं वो उसकी बौद्धिक क्षमताओं के डेवलपमेंट में, उसके शारीरिक विकास में या फिर दूसरे प्रकार के सभी विकास जोन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा अमृत वो होता है। ठीक है, तो आपने कई बार ऐसे विज्ञापन भी पढ़े होंगे कि बालक को जो है माँ का पहला दूध निश्चित रूप से पिलाना चाहिए, वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं मित्रों? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, मुझे चाहे जैसा कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दूंगा, ये कथन किसका है? कौन से विद्वान ने ऐसा कहा था कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ? वुडवर्थ ने कहा था कि वाटसन ने कहा था, क्रो ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को जो है बहुत आसानी से इसका जवाब वैसे मिल गया होगा क्योंकि कॉमन सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आ चुका, एक बार नहीं अनेक बार, मतलब 5-10 बार तो ये मान के चलो आ ही गया होगा। कभी 3rd ग्रेड में, कभी 1st ग्रेड में, कभी 2nd ग्रेड में, कभी जो है टेट की परीक्षा में, तो कभी सीटेट की परीक्षा में। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे कोटेशन होते हैं जो अपने आप में मतलब छाए हुए रहते हैं और कहीं न कहीं वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर भी आप लोगों ने दिया है, काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया अब तक, और जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि ये विचार दिए थे वाटसन ने। अमेरिकी विद्वान थे वाटसन दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, डाकू, कुछ भी। इनका ये मानना था कि कोई भी बालक जो होता है वो जो डेवलपमेंट करता है उसके डेवलपमेंट में उसके वातावरण का बड़ा योगदान होता है।
सामान्यतः शारीरिक रूप से जो भी संरचनाओं लेकर के पैदा होता है, वो शारीरिक प्रकार की संरचना जो होती है वो माता पिता से वंश क्रम में प्राप्त गुणों के आधार पर होती है। लेकिन जब वो यहाँ आकर के व्यवहार सीखता है, भाषा सीखो या दूसरे प्रकार के व्यवहार सीखो, वो सब क्या होते हैं, वातावरण जनित होते हैं। वातावरण में रहकर के बालक सीखता है। तो यदि आपने बालक को वातावरण ऐसा दिया कि उसको शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो पक्का वो शिक्षक बनने के लिए आगे बढ़ेगा। आपने बालक को वातावरण डॉक्टर बनने का दे दिया, तो पक्का वो डॉक्टर बनने के लिए अग्रसर होगा। आपने चोर बनने के लिए उसको प्रोत्साहन दिया, तो चोर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वॉटसन एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कोटेशन तो दिया ही है, साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक विचार और दिया था, और इनके द्वारा जो विचार दिया गया था वो दिया गया था मनोविज्ञान को लेकर के, कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और इनके इसी विचार के कारण मनोविज्ञान के आधुनिक अभिप्राय का जनक भी किसको माना जाता है, वॉटसन को ही माना जाता है। यानी व्यवहार का विज्ञान, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान है। तो उस व्यवहार के विज्ञान या व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको देने का श्रेय भी किसको जाता है, जे.बी. वॉटसन को जाता है, जो अमेरिकी विद्वान थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी विद्वान को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक कौन है, जे.बी. वॉटसन है। इनके द्वारा 20वीं सदी में जो कार्य किए गए वो इस तरह के कार्य थे कि उन कार्यों ने इसको एक सितारे के रूप में चमका दिया और मनोविज्ञान में एक बड़ा नाम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, देखो 2 वर्ष की आयु में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है। यानी लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेग जन्म ले लेते हैं। 2 वर्ष की आयु तक बालक में 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग जन्म ले लेते हैं, सभी संवेग जन्म ले लेते हैं। ये विचार किसका है, और वही विचार जो है आपके सामने प्रश्न में दिया हुआ है, थोड़ा सा भाषा को बदल करके। तो आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा ये विचार दिया गया है। तो ये जो विचार दिया गया है उसमें जो है ड्राइडेन के द्वारा दिया गया है, एडलर के द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्राइड या ब्रिजेस के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल आपको बताना है। कितने लोगों को इसका आइडिया है भाई? ये बहुत आसान सा प्रश्न। टेक्नोलॉजी टीम कमेंट करने पर एरर आता है। हाँ देखो, इसमें कमेंट करने पे एरर जो आता है वो इसलिए आता है दोस्तों कि हज़ारों की संख्या में आप लोग कमेंट करते हैं एक साथ। तो आपको पता तकनीक तो तकनीक ही होती है। आप मोबाइल पर भी बहुत ज़्यादा काम करोगे, बार बार जो है अलग अलग प्रकार के उसमें ऐप जो है उनका उपयोग करोगे, गेम वगैरह खेलोगे, तो क्या वो हैंग हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, बार बार आप जो है कमेंट करते हैं, एक ही, कई लोगों का स्वभाव होता है एक ही कमेंट को 4 बार 5 बार करना, तो उससे भी हैंग होता है, इसलिए आपके कमेंट रुक भी जाते हैं। तो कमेंट जो है ना निश्चित आवश्यकता पर ही आपको करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है कि आप ही को फिर थोड़ा सा इरिटेशन होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष की आयु में बालक में संवेगों का विकास होता है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो अब तक के जो जवाब आए उसमें टोनी का सही जवाब मिला है और पिंकी त्यागी का सही जवाब इसमें आया है। बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं पर थोड़े से वो जवाब देने में गड़बड़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये सही जवाब दिया गया है आप लोगों के द्वारा, वो है ब्रिजेज। ब्रिजेज ऐसे विद्वान थे जिन्होंने संवेगों के संदर्भ में अपना विचार दिया था। अभी अभी ममता और अश्विनी सेन के द्वारा भी इसका सही जवाब दिया गया है, साध्वी शर्मा ने भी इसका सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना, ब्रिजेज ने ऐसा कहा था, ब्रिजेज ने कहा था कि 2 वर्ष की आयु तक
बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। साथ ही साथ यही वो विद्वान थे जिन्होंने ये भी कहा था कि जन्म के समय सबसे पहले किसका जन्म होता है, उत्तेजना का। कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान ने कहा था जन्म के बाद सबसे पहले उत्तेजना पैदा होती है। तो जन्म के बाद सबसे पहले उत्तेजना का विचार देने वाले विद्वान भी कौन थे, ब्रिजेश थे। ब्रिजेश ने कहा था जन्म के बाद सबसे पहले उत्तेजना उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, किसके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। छद्म परिपक्वता, देखो छद्म परिपक्वता को हम मिथ्या परिपक्वता भी कह सकते हैं, मिथ्या परिपक्वता। तो किसके द्वारा जो है मिथ्या परिपक्वता का काल बताया गया था बाल्यावस्था को। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा, लेकिन ये तब हम कर पाते हैं ऐसे प्रश्नों को जब हमें विद्वानों की कोटेशन पता हो। और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न तो ऐसे आएंगे दोस्तों जिनका संबंध कोटेशन से होगा। तो कोशिश भी अपने को करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन हम याद कर पाएँ। अभी वैसे भी आपको पता है लॉकडाउन ने आपके लिए और भी आसान कर दिया है कि आप घर से बाहर मत जाइए, घर पर बैठ कर के घंटों तक पढ़िए। और ये भी आपको ध्यान रखना है इन 15 दिनों में जहां आप लोग जो है पहले 5 घंटे पढ़ते थे तो अब 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, इसका समय का सदुपयोग होगा। और इसके तुरंत बाद जैसा कि 20 जून को आपका एग्ज़ाम में परीक्षा है तो तब तक आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाएंगे। और 4 चांद लगने का मतलब आप सफल हो जाएंगे। यस, तो आप बता दीजिए कि क्या हो सकता है आपके अनुसार, किसके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। काफ़ी लोगों को इसका जवाब एकदम परफेक्ट आ भी रहा है और कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया भी है। और जवाब देने वालों में जो है शिवकेश है, सेनु सोलंकी है, उसके बाद में जो है जोगाराम है। आप लोगों ने इसका एकदम सही जवाब दिया है। आप सबका मानना है दोस्तों कि छद्म परिपक्वता की अवस्था जो है वो J.S. रॉस के द्वारा कही गई है। रॉस नामक विद्वान है जिन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो क्या है, छद्म परिपक्वता की अवस्था है। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये बालक परिपक्व नहीं होते लेकिन फिर भी अपने आप को क्या समझ बैठते हैं कि हम परिपक्व हो गए। ऐसे ही बाकी विद्वानों की यदि हम बात करते हैं तो बाकी विद्वानों ने भी बाल्यावस्था को लेकर के अपने अपने तरीके से विचार दिए हैं। उन सब के विचारों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का विचार अपने आप में एक निष्कर्ष लेकर के आता है। तो हम विशेष रूप से कुछ विचार बाल्यावस्था के संदर्भ में जैसे स्ट्रेंग का है, फ्राइड का है, किलपेट्री का है, कॉलन ब्रूस का है, इसी तरह से जो है ये विचार किसका, J.S. रॉस का है। ये तो हमें याद रखने चाहिए जो महत्वपूर्ण विचार है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है ये वाला, और उम्मीद करता हूँ कि इसका भी सबको जवाब अच्छी तरह आता होगा। किसके अनुसार बाल्यावस्था सामान्य विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि किस विद्वान ने बाल्यावस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है। किस विद्वान ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, उस विद्वान का नाम आपको गौर करना है। बस इतना सा आपको देखना है। तो किसने जो है अनोखा काल कहा है, इसके लिए काफ़ी लोग जो है अपना जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग जो है इसमें जो अब तक जवाब दे पाए उनमें विकास शर्मा और सरोज ने इसका सही जवाब दिया है। विकास शर्मा और सरोज का जवाब है कि ये विचार किसके द्वारा दिए गए थे, कॉल एंड ब्रूस के द्वारा दिए गए थे। ये जो विचार है ये कॉल एंड ब्रूस के द्वारा दिए गए थे। कॉल एंड ब्रूस ने जो है कहा था कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। दरअसल बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल क्यों है, इसको हम इस तरह से समझें। एक तो संवेगात्मक दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं ना, संवेगात्मक दृष्टिकोण से, तो संवेगात्मक दृष्टिकोण से बात करने के संदर्भ में आप ध्यान रखिए बाल्यावस्था संवेगों पर कंट्रोल करने में बहुत माहिर अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक संवेगों पर तत्काल नियंत्रण कर लेते हैं। ये एकमात्र ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक बहुत तेजी से रो रहा है और रोते हुए बालक को आपने उसकी आवश्यकता पूरी कर दी तो 1 सेकंड में रोता हुआ बालक हंसना शुरू कर देगा। मतलब कितना तुरंत बदलाव हो सकता है। ये शैशवावस्था में संभव नहीं है, ये किशोरावस्था में संभव नहीं है, या उससे बड़ी अवस्था में संभव नहीं है। आज की तारीख में आप लोग इतने बड़े हो गए, यदि आप तत्काल अपने संवेग को बदलना चाहें तो भी संभव नहीं है।
आपको भी अपने संवेग को तुरंत बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन बाल्यावस्था के जो लोग होते हैं ये तुरंत जो है बदल लेते हैं। जैसे रो रहा है बालक, तो रोते हुए बालक को यदि आपने उसकी आवश्यकता, उसकी डिमांड को पूरा कर दिया, तो वो 1 सेकंड में क्या शुरू कर देगा, हंसना शुरू कर देगा। तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति है। इसीलिए जो है कॉलेन ब्रूस ने इसको क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा, कि वाकई में जीवन का अनोखा काल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती। और देखो अनोखा काल क्यों है ये, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसको खाने पहनने की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ खेलने की चिंता होती है। घर से खेलने के लिए निकल गया और घर वालों ने ध्यान नहीं दिया तो कई घंटों तक वो खेलता रहेगा, बाकी घर आने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। भूखा पैसा खेलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खेलता रहेगा। तो ये मतलब कुछ ऐसे इसके व्यवहार होते हैं जिनसे ये बड़ा अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी तरह से बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये अपने समान लिंग के लोगों के साथ में टोली बना करके रहते हैं, और अपने समान लिंग के लोगों के साथ टोली बना करके घूमते फिरते हैं, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य टोली बना लेंगे। एक समूह बना लेंगे, आपस में समूह के जो सदस्य है ना, 5 बालक साथ साथ घूम रहे हैं, तो पांचों को ही पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, पांचों ही चाय जैसे इधर उधर डोलते रहेंगे। तो उसका मतलब इनको ये भी पता नहीं होता कि हम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इस वजह से भी इस काल को, इस अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, कॉल एंड ब्रूस जो थे उनके द्वारा कहा गया था कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, देखो, आदर्श या वीर पूजा की भावना का विकास किस अवस्था में सक्रिय रहता है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों में वीर पूजा का भाव पाया जाता है या आदर्श मानने का भाव पाया जाता है। तो ये भी एकदम आसान सा है, क्योंकि आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है कौन सी अवस्था होती है जिसमें वीर पूजा के लक्षण पैदा होते हैं। तो कोशिश करें आप लोग, देखते हैं कितने लोग जो है इसका एकदम सही से जवाब देते हैं। वीर पूजा का मतलब आदर्श मानना होता है। जब कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी को अपना आदर्श मानता है और आदर्श मान करके उसके अकॉर्डिंग ही काम करने का प्रयास करता है, उसके अनुसार ही काम करने का प्रयास करता है, तो वो अपने आप में उसके लिए वो व्यक्ति जो होता है वो आदर्श होता है। और उस व्यक्ति को मान करके, आदर्श मान करके उसके अनुसार अपनी चाल ढाल बदलना, अपने जो है पहनावे को बदलना, अपनी बातचीत के तरीके को बदलना, ये सब कुछ वो लोग करते हैं। अब प्रश्न ये है कि कौन सी अवस्था के लोग करते हैं, शैशवावस्था के लोग करते हैं, किशोरावस्था के, बाल्यावस्था के या प्रौढ़ावस्था के। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का अभी तक जो जवाब आया उसमें से 19 नंबर के प्रश्न के लिए किसी का जवाब आपका अभी तक नहीं पहुँचा। कोई नहीं है, आप चिंता नहीं करें। कई बार क्या होता है कि आपने आपकी तरफ से जवाब दे दिया है, लेकिन तकनीकी खामी के कारण मान लीजिए कमेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो भी मुझे भरोसा है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया होगा, ज़्यादातर लोगों ने। क्योंकि किशोरावस्था जो है एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों, जिस अवस्था में किशोरावस्था के लोग जो होते हैं वो अपने आप के लिए किसी आदर्श को चुन लेते हैं, और उस आदर्श को चुन करके उसको एक तरह से एक बहुत बड़ा वीर मान करके उसी की पूजा वो करने लग जाते हैं, उसी के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने लग जाते हैं। इसीलिए इसको वीर पूजा की संज्ञा दी जाती है। तो ये किशोरावस्था में होता है, और किस लिए होता है, आदर्श मानने के भाव की वजह से होता है, आदर्श मानने के भाव से होता है, के भाव से होता है। अच्छा, यहाँ पर अपने को ध्यान भी रखना दोस्तों, ये वो अवस्था होती है जिसमें किशोरावस्था के लोग आत्मसम्मान की भावना रखते हैं, अपने आप का रेस्पेक्ट जो है वो कैसे हो इसको लेकर के वो सोचते हैं। इसी प्रकार से ये वो अवस्था होती है जिसमें लोग जो हैं दूसरों के प्रति सहयोग का भाव रखते हैं। इनमें संवेगों की उग्रता देखी जाती है, संवेगों की और आवेगों के कारण जो है इनके मस्तिष्क में आंधी और तूफान से आते रहते हैं ना। ऐसा बोला जाता है कि ये जो अवस्था होती है वो संघर्ष और तूफानों की अवस्था होती है, मानसिक रूप से, मानसिक संघर्षों की। तो वो भी इस अवस्था के लिए ही दिया जाने वाला नाम है। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वीर पूजा का मतलब आदर्श मानने का भाव है, और आदर्श मानने का भाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था के लोगों में पाया जाता है। कोई किशोर अपने माता पिता को आदर्श मानता है, तो कोई गुरु को आदर्श मानता है, कोई किसको आदर्श मानता है। मतलब अलग अलग लोगों का आदर्श मानने का भी अपना एक अलग क्राइटेरिया है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों आज का वो है ये वाला, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है।
किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, प्रमुख समस्या क्या है? मानसिक समस्या होती है इनको, शारीरिक समस्या होती है, बौद्धिक होती है, या समायोजन से संबंधित समस्या होती है? तो दोस्तों किशोरावस्था के लोगों को कैसी समस्या होती है, कौन सी प्रकार की समस्या इनमें सबसे ज़्यादा देखने को पाई जाती है? तो क्या उसका राइट आंसर हो सकता है, क्या इसमें से हो सकती है? आप भी जो है अपनी नोटबुक पर तुरंत से अपना आंसर जो है डाउनलोड करें, लिखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है उस आंसर को, मेरा मतलब है लिखना, डाउनलोड करने का मतलब आप उसको लिख लें, अपने उसके ऊपर नोट डाउन कर लें, मतलब आप उसको लिख लें ना। तो मेरा अभिप्राय है सही उत्तर एक बार आप अपने हिसाब से लिखें, ए है, बी है, सी है, डी, और जब सही उत्तर आता तब मिलान करें। लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो है 20 प्रश्न में पूछे गए तो 20 में से कितने सही हुए, 25 पूछे गए तो 25 में से कितने सही हुए, 10 पूछे गए तो 10 में से कितने सही हुए। आपको ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान में आपका सही प्रश्न होने का रेशो जो है वो कभी भी 90 से कम नहीं होना चाहिए। 90% से कम यदि आपका रेशो रहता है सही प्रश्नों का, तो इसका मतलब हम कमज़ोर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लीजिए 10 प्रश्न पूछते हैं तो 9 आपके सही होने ज़रूरी हैं, 20 पूछते हैं तो 18 होने ज़रूरी हैं, 25 पूछते हैं तो कम से कम 23 प्रश्न सही होने ज़रूरी हैं, 30 पूछते हैं तो उसके एवज में अपने 27 क्वेश्चन ज़रूरी हैं कि सही हो जाएं। ये हमारा रेशो अपने को रखना है। जब ऐसा रेशो हम रखेंगे तो फाइनली हमारा जो है अच्छा रिजल्ट परीक्षा में भी आएगा। और हम यहाँ टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे बाल विकास के प्रश्नों को लेकर अभी बात कर रहे हैं, तो बाल विकास से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपको पढ़ने हैं। कल की क्लास में बाल विकास से संबंधित काफ़ी जटिल प्रश्नों के साथ में उपस्थित होने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़ के आओगे तभी जाकर के आप उन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। और आज का समय जो है उसकी डिमांड भी है कि हमारा प्रश्नों का लेवल जो है काफ़ी अच्छा हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जवाब दिया, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि किशोरावस्था में जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है भाई? समायोजन की प्रॉब्लम होती है। इस अवस्था के लोग अपने आप में एडजस्ट जो करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, आसानी से समायोजन नहीं कर पाते, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है। अच्छा, कैसे होती है आप सोचिए। किशोरावस्था का कोई भी बच्चा है वो छोटे बालकों में, यानी कि एक 14 वर्ष का बालक है वो 9 वर्ष के बच्चों के साथ खेल रहा है, तो घर वाले उसको बोलेंगे कि भाई तो बच्चा नहीं है जो इनके साथ में खेल रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो ठीक है, बच्चा नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उनके साथ नहीं खेलेगा। अब वो बड़े लोगों के बीच में आके बैठ गया, बाकी जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ में बैठा बैठा बातें सुन रहा है, तो फिर उसको सुनने को मिलता है तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि हमारे बीच आके बैठ गया। अब आप बताइए, वो बालक नहीं है और वो बड़ा नहीं है, तो फिर क्या है? वो न तो वो बच्चा है न वो बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से क्या है, वो असमंजस की स्थिति में होता है। वो मानसिक रूप से परेशान रहता है कि आखिर में हूँ क्या। ये जब सोच बालक की होती है तो वो उसको जो है समायोजन करने में दिक्कत पैदा करती है। तो ध्यान रखना अपने को, किशोरावस्था के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समायोजन से संबंधित, यानी समायोजन ये लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ये वाला, बाल विकास को आधुनिक रूप माना गया है। बाल विकास जो है ये किसका आधुनिक रूप है? मतलब ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो पहले उस नाम से जानी जाती थी और आज उसको हम बाल विकास के नाम से जानते हैं? तो समाजशास्त्र को हम आज बाल विकास कहते हैं, दर्शन शास्त्र को बाल विकास कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को कहते हैं, या फिर बाल मनोविज्ञान को कहते हैं। तो किसको हम जो है बाल विकास कहते हैं वर्तमान रूप में? तो दोस्तों हम वर्तमान रूप में जिसको बाल विकास कहते हैं वो है हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान ऐसा है जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा जब काम किया गया, और पेस्टोलॉजी के द्वारा 1774 ईस्वी के अंदर बेबी बायोग्राफी लेख लिखा गया। उस बेबी बायोग्राफी से किसकी शुरुआत हुई? बाल मनोविज्ञान की। और टाइडमैन और कई लोगों ने आगे चल कर के बाल मनोविज्ञान को एक विशिष्ट प्रकार का मनोविज्ञान बनाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वही बाल मनोविज्ञान जो है क्या बन गया? बाल विकास बन गया। आज बालक के विकास को लेकर के हम अध्ययन करते हैं, केवल और केवल उसके एक क्षेत्र को लेकर के अध्ययन नहीं करते। इसलिए बाल मनोविज्ञान का एक व्यापक जो रूप है, बाल मनोविज्ञान का एक व्यापक जो रूप है, एक बड़ा जो रूप है, बड़ा जो स्वरूप है, उसको दोस्तों हम किस रूप में जानते हैं? बाल विकास के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर अपने को ध्यान रखना है, बाल मनोविज्ञान का
वर्तमान रूप या व्यापक रूप क्या है, वो बाल विकास है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। समय की जो मांग है वो है कि वो अपना पूरा हो चुका क्लास का। आगे इससे आगे के जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और कल फिर आप तैयार रहें बाल विकास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जिनको लेकर के हम बात करेंगे। अभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लॉकडाउन के समय का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके अपनी सफलता को और पुख्ता बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।